नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जब ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने सेलेक्ट करके इसको बनाया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो GST है, बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज डिम्ड सप्लाई। हम बात करते हैं डिम्ड सप्लाई की, इसकी हिंदी में कहते हैं मानी गई आपूर्ति। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसी सप्लाई जो क्या है जीएसटी के बाउंड्री या उसके लिमिट के अंडर में नहीं आती है, टैक्सेशन के अंदर में नहीं आती है, बट उसको मान लिया गया है कि हाँ ये टैक्स के अंडर में आती है और टैक्स पे लगा गया। ऐसी गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगाई थी उसको डिम्ड सप्लाई कहते हैं। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि ऐसी सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की जो कि जीएसटी के टैक्सेशन के अंडर में नहीं आती है, बट उसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है टैक्सेशन के अंडर में आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं डिम्ड सप्लाई। नाम से ही मानी गई आपूर्ति, मतलब जो आपूर्ति टैक्स के अंडर में नहीं आती बट हम मान लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई। इसको हिंदी बोलते हैं बाह्य आपूर्ति। तो बाह्य आपूर्ति का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है भाई आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, हिंदी में बाह्य आपूर्ति क्या होता है। तो जब सेलर कोई भी गुड्स एंड सर्विस अपने कस्टमर या कंज्यूमर को बेचता है, तो जब उसके वो बिजनेस से निकलकर बाहर जाता है, यानी वो उसके बिक्री उसकी हो जाती है, तो जब आउटवर्ड मतलब होता है कि बाहर जाना, और इनवर्ड मतलब होता है अंदर। जब आप खरीदते हो तो वो इनवर्ड होता है और जब आप बेचते हो तो वो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे आउटवर्ड पूछा है तो हम आउटवर्ड का आंसर ये बताएंगे कि बाह्य आपूर्ति वो आपूर्ति होती है जब कोई जो है विक्रेता अपनी वस्तु या सेवा गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, सेल करता है, तो जो माल उसका दूसरे उपभोक्ता के पास जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द रिलेटेड पर्सन। हम बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की, इसको बोलते हैं संबंधित व्यक्ति। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 5 नंबर या 2 नंबर का पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेटेड पर्सन। हम बात करते हैं संबंधित व्यक्ति की। दोस्तों, संबंधित व्यक्ति की बात यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं, वो व्यक्ति जो क्या किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो। जैसे आप, आपके पिताजी और आपकी मम्मी, आप क्या हो, आप अपने पापा से संबंधित हो और अपने मम्मी से संबंधित हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटेड पर्सन। वैसे ही हम बिजनेस से देखेंगे, बिजनेस में रिलेटेड पर्सन का मतलब जैसे 4 पार्टनरशिप हैं, 4 में से मान लीजिए मैं अकेला हूं, 3 और हैं, तो मैं क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया। कोई कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर और क्या हो गया उसके एम्प्लॉय, वो भी क्या है, रिलेटेड पर्सन है। कोई बिजनेस हो गया, उसमें वहां के स्टाफ, उसके मालिक क्या है, रिलेटेड पर्सन है। मतलब ऐसा कोई काम या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें क्या एक व्यक्ति दूसरे पक्ष से संबंधित हो, वही क्या हो जाता है, रिलेटेड पर्सन होता है, क्लियर, संबंधित व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। हम बात करते हैं आपूर्ति की अवधारणा। तो हम जब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की, तो सप्लाई मतलब यही बोलता है कि भाई किसी भी गुड्स एंड सर्विस की जो हम किसी कंज्यूमर को जब सेल करते हैं, उसको सप्लाई देते हैं, उसे ही सप्लाई कहते हैं। सिंपल से वर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। इसको हिंदी बोलते हैं आपूर्ति का समय क्या होता है। आप आपूर्ति के समय से क्या समझते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, जरा ध्यान देखिएगा। हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब वो होता है जब आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को या किसी कंज्यूमर को जब आप अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करते हो, तो सेल करने के बाद जिस डेट से उस पर टैक्स लगा है वही क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है। मतलब आप जिस डेट से उस पे क्या किए हैं, टैक्स का उस पे लेवाइड किए हैं, उस पे वेट दिए हैं, सॉरी इंसिडेंस दिए हैं, तो वही डेट क्या हो जाता है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होता है। उसमें साफ साफ लिखा है, किताब में पढ़िएगा, तो जिस दिन से कर का निर्धारण का जो है कि उपभोक्ता पर इंसिडेंस डाला जाएगा, वही क्या हो जाएगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई। सपोज कीजिए आज है 31 जनवरी, मैंने 31 जनवरी को किसी मिस्टर एक्स को क्या किया, कोई माल बेचा, तो अब जब वो टैक्स इनवॉइस करेंगे तो वो क्या होगा, 31 जनवरी से उनका काउंटिंग होगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 31 जनवरी होगा। चलिए अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। गिव द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब आपूर्ति के स्थान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं आपूर्ति के स्थान। तो आपूर्ति के स्थान में यही बताया गया, जब कोई व्यक्ति या जब कोई विक्रेता अपने गुड्स एंड सर्विस को किसी स्थान पर क्या करता है, सप्लाई देता है। अब जिस स्थान पर वो सप्लाई देता है, वो स्थान क्या होता है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, और उसी स्थान पे क्या होता है, टैक्स लगता है, और जो जिस स्थान में टैक्स लगता है वही गवर्नमेंट क्या आती है, टैक्स होती है। सपोज कीजिए
अब ये दो तरीके से हो सकता है, पहले राज्य के अंदर और दूसरा राज्य के बाहर। अब कैसे समझिएगा बात को। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैं बनारस से किसी दूसरे लखनऊ में क्या किया, कुछ गुड्स खरीद लिया। बनारस का हूं मैं, मैंने लखनऊ का क्या है कुछ गुड्स खरीद लिया। तो जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, जहां पे गुड्स को यूज किया जा रहा है, वहीं पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, और वहीं पे क्या है जो होगा टैक्स लिया जाएगा। अब ये राज्य के अंदर है तो ये यूपी जो है स्टेट टैक्स ले लेगी। लेकिन अब यही राज्य के बाहर होगा, यूपी वाला क्या किया, मान लीजिए यूपी वाला हरियाणा को कोई माल बेच दिया, तो यहाँ पे दो राज्य हो गए अलग अलग। तो जहां पे कंज्यूम किया जाएगा वहीं टैक्स लगेगा, वहीं टैक्स दिया जाएगा। तो कंज्यूम कहां किया जा रहा है, हरियाणा में, तो टैक्स हरियाणा में लगेगा। ठीक है, हम अपना सिर्फ गुड्स जो है बेच के खाली हो जाएंगे। चलिए सिंपल सा है, जहां पे जो है गुड्स की सप्लाई हो रही है, कंज्यूम हो रहा है, वहीं पे क्या होता है टैक्स लगाया जाता है। सिंपल सी फंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राज्य के अंदर रहेगा तो राज्य के अंदर टैक्स लगेगा, वो राज्य ले लेगी। अब क्या है, What is the taxable event under the goods and service tax? बोल रहा है कि भाई वस्तु एवं सेवा के अंतर्गत जो है कर कैसे निर्धारित किया जाए। दोस्तों वस्तु एवं सेवा गुड्स एंड सर्विस के अंडर में टैक्स का जो इवेंट है टैक्सेबल कैसे माना जाए। दोस्तों क्या बताया गया है कि जब हम गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं, कोई भी हम जब विक्रेता किसी क्रेता को या किसी कंज्यूमर को कोई माल बेचता है, कोई सर्विस देता है, तो उसके बदले में वो क्या लेता है, टैक्स। बशर्ते ये होना चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विस क्या टैक्स के क्राइटेरिया के अंडर में आता हो, वही क्या होता है आपका टैक्सेबल इवेंट होता है अंडर द गुड्स एंड सर्विस। इसमें आपने किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, बहुत मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया पढ़ के, और कोई इसमें चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। और रही बात क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, बस सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बाकी सब आपका क्लियर रहेगा। क्वेश्चन कभी भी पेपर जो होता है सॉल्व रटने से नहीं होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट से होता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। मेरा एक ही लाइन था और एक ही लाइन रहेगा भी कि क्वेश्चन पेपर कभी आपको रटने से सॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। और ऐसे ही आपको वीडियो देखना है, इंफॉर्मेशन पाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट मत करिए, बताइए कैसा वीडियो बना है, अच्छा बना है, खराब बना है, कैसा भी हो, आपको जैसा लग रहा है फीलिंग वो कमेंट करिएगा। रही बात आज के लिए इतना ही, नमस्कार।